नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम बता रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन हम 13 क्वेश्चन बतलाएंगे, 13 क्वेश्चन लॉन्ग बतलाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन 6 बतलाएंगे। इसी को इतना को आप देख के जाइएगा तो आप सारे क्वेश्चन आपका वहाँ पे टच हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आराम से आइएगा। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी सब्जेक्ट का हम सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाएंगे आपको। चलिए ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन, कल हम टोटल 10 क्वेश्चन बतलाए थे। आ जाते हैं 11वां क्वेश्चन। व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड बैरियर्स। संप्रेषण, जिसे संदेश वाहन भी बोलते हैं, क्या है, इसके महत्व और बाधाओं का वर्णन करें। देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन हो गया, सूचनाओं को हस्तांतरित करना, सूचनाओं को स्थानांतरण करना ही संप्रेषण है। जैसे आज हम लोग क्या है, किसी को देखिए, कम्युनिकेशन का सोर्स क्या, टेलीफोन। पहले क्या था, कम्युनिकेशन का सोर्स क्या था, लेटर था, चिट्ठी था। चिट्ठी से हम सारी सूचनाओं को पहुंचाते थे। उसके बाद टेलीफोन आया, टेलीफोन से सारी सूचनाओं का लेन देन करने लगे। उसके बाद अभी मोबाइल है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। ये क्या है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, उसे ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना मतलब केवल यही नहीं हुआ। मान लीजिए हम अगर आपका मुंह से भी हम किसी को बोले, भाई आपको इधर आना है, आपको हमारे यहाँ आना है, तो ये क्या है, हमारी बात को समझ रहा है, ये कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा मायने रखता है। बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, लिखने का तरीका, ताकि दूसरे को बढ़िया से इफ़ेक्ट डाल सके, बढ़िया से उस पर प्रभाव दे सके। जैसे मान लिया जाए कि कोई दुकान में आप जाते हैं, जैसे आप फ्रिज खरीदने गए, तो फ्रिज का क्या क्या उसमें क्वालिटी है, आपको शॉपकीपर क्या करता है, बताता है, देखिए ऐसा है फ्रिज अच्छा कूलिंग करता है। मतलब सारा उसका इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। ये क्या है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन इज क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का ट्रांसफर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इंफॉर्मेशन एंड क्रिएशन फॉर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज। इट्स इन्वॉल्व इंडिंग। देखिए, मैसेज को, इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ट्रांसफर करना ही कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है। तो हर व्यवसाय में, जितने भी व्यवसाय, कोई व्यवसाय को जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो, सब जगह कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, दो तरह से कम्युनिकेशन होता है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक होता है औपचारिक संप्रेषण, एक होता है अनौपचारिक संप्रेषण। तो संप्रेषण सूचना को कैसे बांटा जाता है, चलिए पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन को बतला रहे हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर कोई बात सिपाही को, अगर कोई बात एसपी तक कहना है, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बतलाना है, एक सिपाही को, एक पुलिस को, जनरल ड्यूटी पुलिस को अगर कोई इंफॉर्मेशन एसपी को देना है, तो क्या करेगा, वो जो सिपाही है सबसे पहले सब इंस्पेक्टर को बोलेगा, सब इंस्पेक्टर उसको इंस्पेक्टर को बोलेगा, इंस्पेक्टर उसको डीएसपी को बोलेगा, और डीएसपी फिर उस बात को एसपी को बोलेगा। तो ये तरीके से बात को पहुंचाया जा रहा है, रूल रेगुलेशन से तरीके से बात को पहुंचाया जा रहा है। अगर एसपी को कोई बात सिपाही को बोलना है, तो एसपी क्या कहेगा, डीएसपी को बोलेगा, डीएसपी इंस्पेक्टर को बोलेगा, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बोलेगा, सब इंस्पेक्टर सिपाही को बोलेगा। तो तरीके से अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संप्रेषण। अब क्या है, इनफॉर्मल
कम्युनिकेशन, डायरेक्ट सिपाही का क्या जाके एसपी से बोल दिया, कोई सूचना दे दिया, तो यहाँ बीच की जो कड़ी है, कड़ी टूट गया, बीच का जो चैन है उस चैन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। डायरेक्ट सिपाही एसपी को बोल दिया या एसपी किसी बात को डायरेक्ट सिपाही को बोल दिया, तो यह बीच का जो कम्युनिकेशन क्या हुआ, टूट गया। तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर तरीके से बात का आदान प्रदान हो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संदेशवाहन, लेकिन तरीके से अगर सूचना को आदान प्रदान नहीं होता है देन वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है ना, सूचना को आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन होता है। इसका इंपॉर्टेंस जानेंगे। पहला, हेल्प द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल। देखिए, अगर हम किसी से काम करा रहे हैं, अपने कोई मेरा व्यवसाय है, वर्कर लोग से काम करा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उनका मोटिवेट करने के लिए, उनके मोरल के लिए क्या करेंगे, उनको बढ़िया से बताएंगे कि आप अच्छा काम कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो ये बतलाना जो हम बतला रहे हैं वो क्या है, हम अच्छे से उसको बतला रहे हैं, वो अच्छा से मेरे बात को सुन रहा, अच्छे से काम कर रहा है, तो उसका तो विकास होगा ही, एम्प्लॉय का तो डेवलप होगा ही, साथ में ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था का भी डेवलपमेंट होगा। आगे आता है गेन्स कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम लाभ कमा सकते हैं, एम्प्लॉय से हम लाभ कमा सकते हैं, उनको अच्छी सूचनाएं देके उनसे हम लाभ कमा सकते हैं। अगला है बेटर रिलेशनशिप, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्या होता है, अच्छे औद्योगिक संबंध। देखिए, मान लीजिए हम मेरा उद्योग है, मान लीजिए पार्ले जी इंडस्ट्री है, तो पार्ले जी का जो कंपनी है ना, कंपनी का जो ऑनर है ना, अपने एम्प्लॉइयों के साथ अच्छा संबंध रखता है, हमेशा हंसी मजाक करता है, बात विचार करता है, अपना बात उनके सामने रखता है, उनके बात को वो सुनता है। तो इससे क्या होता है, हमेशा एम्प्लॉई अपने मालिक के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और मालिक भी एम्प्लॉय के लिए हमेशा तैयार रहता है। इससे बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन बढ़ता है। देखिए, बातचीत से क्या होता है, भावनाओं को पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर कम्युनिकेशन ना होना तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, मतलब मालिक और कर्मचारी के बीच में विवाद शुरू होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विचार को समझ नहीं पाते। लेकिन अच्छे कम्युनिकेशन से, गुड कम्युनिकेशन से दोनों अच्छे एक दूसरे को बात को समझते हैं, तो इससे रिलेशन उनका अच्छा होता है, तो बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बनता है। आगे आता है प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड पीस, सहयोग और शांति बना रहता है। देखिए, हर एम्प्लॉय, जैसे मान लीजिए मेरा तबीयत खराब है, हम कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, और एक और मेरा दोस्त था, उसको हम बतलाएंगे देखो भाई मेरा तबीयत खराब है, तो मेरा जो एम्प्लॉय, जो मेरा कर्मचारी है, वो मेरे बदले में काम कर देगा, मेरा सहयोग करेगा। और पीस यानी शांति भी बना हुआ रहता है, ठीक है, झगड़ा उगड़ा नहीं होता, सारे एम्प्लॉय एक दूसरे के बात को समझते हैं कम्युनिकेशन से। तो ये सब कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस है, और भी 2-4 पॉइंट आप देख लीजिएगा, नोट्स बुक वगैरह में मिल जाएगा आपको। तो कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस आपको देखना है। अब बैरियर, कम्युनिकेशन में बैरियर क्या है, बैरियर मतलब होता है बाधा। जैसे हम आपको कोई बात बोल रहे हैं, आप हमारे बात को समझते हैं कि नहीं। सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब क्या होता है, अगर मान लिया जाए साउथ का आदमी अगर नॉर्थ इंडिया में आ जाए और नॉर्थ इंडिया का आदमी साउथ में आ जाए, तो वहाँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे का भाषा नहीं समझ पाते हैं। या मान लिया जाए यहाँ का आदमी बंगाल चल जाए, तो वहाँ बंगाली उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ, लैंग्वेज बैरियर होता है। भाषा बाधा, मतलब भाषा बाधा मतलब कि उसकी भाषा को हम नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी भाषा को वो नहीं समझ पा रहा है, वो जो चीज़ बोलना चाह रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर है। आगे आता है सिस्टमेटिक बैरियर। सिस्टमेटिक बैरियर, तरीके से बात को आदान प्रदान नहीं होता है, जिसके कारण बात का अर्थ दूसरा कुछ निकाल लिया जाता है। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर मान लीजिए कोई बोल नहीं सकता है तो कोई सुन नहीं सकता है, ऐसा होता है तो फिजिकल बैरियर होता है।
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब क्या होता है ना, तरीके से बात को पहुंचाना होता है संगठन में। तो यहाँ भी कभी कभी नुकसान हो जाता है, बात नहीं पहुंच पाता है तरीके से। बैरियर रिलेटेड सुपीरियर, बैरियर रिलेटेड सुपीरियर यानी कि जो सुपरी मतलब जो उच्च पद के अधिकारी हैं, वो निम्न पद जो कर्मचारी से बात करना वो नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि इससे हमारा पर्सनालिटी कम हो जाएगा, तो ये बैरियर है। तो ये सब बैरियर आपको जानना पड़ेगा। कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे, मतलब जब बात को दूसरा कोई समझ नहीं पाता है तो ये कम्युनिकेशन बैरियर है। उसके बाद कभी कभी मुहावरे में बात किया जाता है, तो मुहावरा भी लोग को समझ नहीं पाते हैं, तो ये सब क्या है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन और बैरियर को हम दूर कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। आगे आता है, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ हानि का वर्णन करें। देखिए दोनों चीज अलग अलग है, सेंट्रलाइजेशन अलग है, डिसेंट्रलाइजेशन अलग है, और दोनों का हमको लाभ और हानि लिखना होगा। दोनों में हो सकता है एक आए या दोनों भी आ सकता है, लेकिन एक ही आता है। देखिए सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, किसी भी काम को सेंटर में रख के काम करना सेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब उसका हेड ऑफिस सेंटर में रखना है। हेड ऑफिस मतलब सेंटर में, जैसे यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंट्रलाइजेशन है। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है ना, सब मतलब क्या होता है, एक मेन आदमी होता है जो सभी कामों को करवाता है, सबसे करवाता है। जैसे मान लिया जाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो केवल सारे जितने भी मंत्रालय हैं, सारे मंत्रालय को स्वयं देखते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सारी चीज को यही केवल देखते, सिंगल केवल प्रधानमंत्री देखते। तो सब काम को करवाते सबसे, तो ये क्या होता, सेंट्रलाइजेशन होता। वो केवल खुद वो सब सर्वे सर्वा सभी से काम करवा रहे हैं, तो ये सेंट्रलाइजेशन हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, माननीय प्रधानमंत्री क्या किए, रक्षा विभाग दे दिए राजनाथ सिंह को, गृह मंत्री होम मिनिस्ट्री दे दिए आपको शाह को, अमित शाह को, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए सीतारमन को। तो ये क्या होगा, सब आदमी अब अपना, ये क्या हुआ, कार्य को बांट दिया गया। जब कार्य को बांट दिया जाता है देन डिसेंट्रलाइजेशन, और जब केवल खुद कार्य किया जाता है तो सेंट्रलाइजेशन। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके पापा हैं, सारे काम आपके पापा कर रहे हैं, सब्जी भी ला रहे हैं, गेहूं भी पिसाने के लिए जा रहे हैं, कपड़ा भी खरीदने के लिए जा रहे हैं, सारा काम आपके पापा जब कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम सेंट्रलाइजेशन कहेंगे, केंद्रीयकरण कहेंगे। लेकिन अगर आपके पापा क्या कहे कि आपके भाई को बोल दिए कि जाओ तुम सब्जी लाओ, आपके दूसरे भाई को बोल दिए तुम जाओ गेहूं पे पिसाओ, आपकी बहन को बोल दिए तुम एक काम करो झाड़ू पोछा करो, मतलब ये काम को जब बांट दिया जाता है तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। कहने का मतलब जब एक अधिकारी सारे कार्यों की देख रेख करता है, सारे कार्यों को करता है अपने अंडर में, तो क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन हुआ। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, जब कार्य को सबको बांट दिया जाता है उनकी योग्यता के हिसाब से, उनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से, देन वो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों अपना आपका मेरिट एंड डिमेरिट है। तो सबसे पहले हम आते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मेरिट को जानते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मेरिट सबसे पहले क्लियर चेन ऑफ कमांड, मतलब सारे कमांड को केवल एक ही व्यक्ति देखता है तो बढ़िया से सारा काम होता है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, हम लोग सेंट्रलाइजेशन का हम लोग पढ़ रहे हैं मेरिट, ठीक है। पहले अगला है, कह रहा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जब एक अधिकारी ऊपर से सारा काम करवाता है तो उसमें कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा है पर्सनल लीडरशिप।
पर्सनल लीडरशिप, एक आदमी लीडर है, सारे काम को करा रहा है, तो संभावना, गड़बड़ी की संभावना कम होती है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन, अकेले कार्य करना होता है, स्वयं अकेले कार्य कर रहा है, जिससे सारे काम को प्लानिंग के हिसाब से किया जाता है, गलती होने की संभावना कम होती है। कोऑर्डिनेशन, वो सबके साथ अच्छा समन्वय बना के रखता है वो आदमी जो स्वयं अकेले काम करवा रहा है। उसके बाद है हैंडलिंग इंटरप्राइजिंग, आगे है नो नीड्स एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, दूसरे से कंट्रोल कराने की जरूरत नहीं, सारा काम तो हम खुद कर रहे हैं। फुल यूटिलाइज ऑफ स्पेशलिटीज, मतलब अपना सारा विशेषता, पूरा हम विशेषज्ञों का प्रयोग इसमें किया जाता है। मान लीजिए कि हम अकेले काम करा रहे हैं, तो हम कुछ स्पेशलिस्ट लोग को बुला लिए, उनके हिसाब से उनकी दिमाग बता दिए कि हमको ये काम करना है, तो उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये सब इसकी कुछ मेरिट हैं। डिमेरिट है, सबसे पहले क्या है डिमेरिट क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या है, इम्पॉसिबल ऑल वर्क, सारे काम को करना असंभव है, एक आदमी सारे काम को बढ़िया से करे ये संभव नहीं है, समझ में कि नहीं। डिले इन डिसीजन, एक आदमी को सारे काम को देखना है, तो उसको डिसीजन लेने में कभी कभी डिले हो जाता है। आगे है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, अकेले काम करा रहे हैं तो इम्प्लॉय के बात को हम समझ नहीं पा रहा है, इम्प्लॉयर और इम्प्लॉय के बीच में दूरियां बढ़ती जाती हैं, जिससे झगड़ा होता है, विवाद होता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट सेंट्रीज नॉट पॉसिबल, मतलब प्रॉफिट का सही यूज नहीं हो पाता है। तो सेंट्रलाइजेशन का ये मेरिट एंड डिमेरिट है, और सभी पॉइंट है, आपको देखना है, हमको समझाना केवल था हमको कि आखिर सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसका मेरिट एंड डिमेरिट। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन जब कार्यों को बांट दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का भी मेरिट एंड डिमेरिट है। तो जो उसका मेरिट है इसका डिमेरिट हो जाता है, जो उसका डिमेरिट, सेंट्रलाइजेशन का जो मेरिट है वो डिसेंट्रलाइजेशन का डिमेरिट हो जाता है, जो सेंट्रलाइजेशन का डिमेरिट है वो डिसेंट्रलाइजेशन का मेरिट हो जाता है। बस इतना याद रखना है, वही सारा पॉइंट सबको लिखना है हमको। अब आता है व्हाट डू यू मीन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेरिट एंड डिमेरिट। देखिए क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए व्यक्तियों के समूह को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपुल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के समूह को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संगठन कहते हैं। तो ये संगठन मेनली 4 टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझना होगा। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसका एक जो हेड होता है वो तरीके से काम कराता है, रेखाबद्ध तरीके से काम कराता है। जैसे अभी नहीं बताए थे कि एसपी डीएसपी को बोलेगा डीएसपी, एसपी को बोलेगा एसपी, एसपी डीएसपी को बोलेगा डीएसपी, इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर, सिपाही को, ऐसे काम को बांटा जाएगा, इसमें काम को किया जाएगा। लेकिन सारा डिसीजन कौन लेगा, सारा डिसीजन ऊपर एसपी लेगा, जो मेन ऊपर हेड होता है वो सारा डिसीजन लेगा, उसके डिसीजन के अंडर में ये सबको काम करना पड़ेगा। ये है मेरा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आगे आता लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होता है, सिपाही तो डिसीजन लेगा ही, जैसे क्या था मतलब एसपी तो डिसीजन लेगा ही, एसपी के बाद डीएसपी, डीएसपी के बाद इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बाद सिपाही। तो ये में सब दोनों सब देखिए ऊपर के अधिकारी और नीचे के भी, मतलब सब मिलजुल के, जब इम्प्लॉयर और इम्प्लॉई, मालिक और कर्मचारी दोनों मिल के साथ में काम करेंगे और साथ में डिसीजन लेंगे, देन इसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन।
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? काम के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन करना। इसमें क्या होता है ना कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एम्प्लॉय को उनकी योग्यता क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दे दिया जाता है और काम का डिसीजन मेकिंग भी उन पर छोड़ दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं, उनके काम के आधार पर जो डिसीजन मेकिंग होता है, सारे काम देखा जाता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आगे आता है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी में क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को कमिटी बना के और सारे लोगों के सहमति से सारा काम किया जाता है। जैसे मान लो 10 आदमी का कमिटी बनाया गया तो 10 आदमी मिलेंगे और सब काम पे सबकी सहमति होनी चाहिए, सबका एक निर्णय होना चाहिए, ठीक है, सेम डिसीजन, सब काम होता है, वो होता है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। इस 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का मेरिट एंड डिमेरिट आपको पढ़ना है, कोई भी आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया गया, 13 लॉन्ग क्वेश्चन बतलाया गया है, जिसमें से 100% 5 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको तो 4 ही लिखना है। 5 क्वेश्चन तो 100% रहेगा, जिसमें 4 ही लिखना है आपको। तो इतना क्वेश्चन को करके जाना है, एग्जामिनेशन बिल्कुल सही जाएगा। अब बतलाते हैं आप लोग को हम शॉर्ट क्वेश्चन के विषय में। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मात्र 6 क्वेश्चन शॉर्ट देख के जाना है, इसी में से सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर बतलाएं। देखिए, निजी कंपनी वह कंपनी है जिसमें कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 200 सदस्य होते हैं, और सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जिसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर के बराबर। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना जरूरी है। सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी में केवल लिमिटेड शब्द लिखा जाता है। ये सब क्या ध्यान से समझना है। प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन होता है। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो शेयर को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या शेयर का ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसका डिफरेंस बढ़िया से एक बार देख लेना है आप लोग को, 5 डिफरेंस कम से कम देख लेना है। आगे आता है व्हाट डू यू मीन सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट डू यू मीन सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व से आप क्या समझते हैं? बिजनेस स्टार्टेड बाय ओनली 1 पर्सन with capital and service for earn gain is called sole proprietorship। जब एक अकेला व्यक्ति पूंजी और सेवा लगाकर व्यवसाय शुरू करता है तो उसे एकाकी व्यवसाय कहते हैं, एकाकी स्वामित्व कहते हैं। मतलब खुद पूंजी लगाएगा, खुद में मान लीजिए एक ही व्यक्ति है, चाय दुकान खोला, खुद चाय बना रहा है, खुद चाय सर्व कर रहा है, बेच रहा है, खुद गिलास धो रहा है, खुद चूल्हा जला रहा है, खुद मार्केट से चीनी चाय पत्ती ला रहा है, सारा काम उसको खुद करना है, और जो भी रिस्क होगा सारे रिस्क को इसी को बियर करना है, और जो भी प्रॉफिट होगा सारा प्रॉफिट इसी को होगा। ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व होता है, इसको कहते हैं। व्हाट इज LLP, सीमित दायित्व साझेदारी। LLP क्या होता है? लिमिट लायबिलिटीज पार्टनरशिप। लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है ना, देखिए पार्टनरशिप का जो एक विशेषता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में साझेदारी में कि अगर किसी कारण से नुकसान अगर हो जाता है तो नुकसान की भरपाई साझेदारों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, अपना घर द्वार, अपना जमीन, अपना बीबी का गहना बेच के लॉस को पूरा करना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। तो इससे पार्टनरशिप लोग करने से डरने लगे, पार्टनरशिप व्यवसाय धीरे धीरे बंद होने लगा। तो सरकार ने पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए कि भैया पार्टनरशिप बिजनेस होना चाहिए, पार्टनरशिप बिजनेस कीजिए, इसके लिए पार्टनरशिप में एक चीज लाया गया, लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब पार्टनर लोग का लायबिलिटी लिमिट रहेगा, भैया 1 लाख रुपया देंगे हम, नुकसान होगा 20 लाख का, लेकिन हमको 1 ही लाख देना है, घर द्वार नहीं बेचना है। तो क्या हुआ, हमको 1 ही लाख तक ना, केवल दिमाग में टेंशन कितना है, केवल 1 लाख तक टेंशन है, देन ये लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप है। लेकिन पहले क्या होता, टेंशन अनलिमिटेड टेंशन था, अपने आप को भी बेचना पड़ता था। तो ये सब
पार्टनरशिप का जो डिमेरिट था, सबसे बड़ा जो इसका डिमेरिट था, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व, जिसके कारण पार्टनर लोग को बहुत नुकसान हो जाता था। इसे दूर करने के लिए एक नया पार्टनरशिप लाया गया जिसको LLP कहते हैं, लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व साझेदारी। व्हाट डू यू मीन प्रमोटर? प्रवर्तक से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन प्रमोटर? प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जो सबसे पहले कंपनी को स्टार्ट करता है, कंपनी के विषय में सारे चीज़ को थिंकिंग करता है। जैसे मान लीजिए हमको कंपनी कोई खोलना है, तो हम कंपनी कैसे खोलेंगे, क्या करेगा कंपनी में कितना पैसा का जरूरत होगा, कंपनी कहाँ पे खोलेंगे, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी में कौन कौन से मेंबर होंगे, सारी चीज़ को हमको सारा चीज़ हमको देखना है, सारी चीज़ को हम देखिए, सब चीज़ शुरू हम किए। तो वह व्यक्ति जो कंपनी के विषय में सबसे पहले सपना रखता है, उस सपना को पूरा करने के लिए प्रयास करता है, उसे ही प्रमोटर कहते हैं, उसे में हिंदी में प्रवर्तक कहते हैं। मतलब सारे जो कंपनी से रिलेटेड जितने भी प्राइमरी फंक्शन है, विच पर्सन बाय प्राइमरी फंक्शन यूज इज कॉल्ड प्रमोटर। जो आदमी पहला कंपनी का सारे प्रारंभिक कामों को करता है उसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं, प्रवर्तक कहते हैं। व्हाट डू यू मीन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी? कंपनी के समामेलन से आप क्या समझते हैं? कंपनी का समामेलन, देखिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना ही कंपनी का समामेलन होता है। कंपनी तब तक अपना काम करना शुरू नहीं करती जब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है। तो जब कंपनी के स्टार्ट की बात हो जाती है, कंपनी की सारी कार्रवाई प्राइमरी फंक्शन को तैयार कर लिया जाता है, प्रिपेयर प्राइमरी फंक्शन, देन इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसको तरीके से भर के हर स्टेट में, कैपिटल में कंपनी का एक ऑफिस होता है, कंपनी रजिस्टर्ड का एक ऑफिस होता है, वहाँ पे ऑफिस में उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। देन कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन का उस ऑफिस द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन में अगर सारी कंपनी की बात सच निकलती हैं, सारी बात सही निकलती हैं, देन रजिस्ट्रार ऑफिस क्या करता है, कंपनी का नाम रजिस्टर में मेंशन कर लेता है। इसे ही हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समामेलन या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कहते हैं इसे। आ गया था एक्सप्लेन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक्सप्लेन संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? जब एक ही हिंदू परिवार के फैमिली द्वारा कोई व्यवसाय शुरू किया जाता है तो उसे हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है ना कि दादाजी, चाचा जी, पापा जी, चाची, चाची, भैया, भाभी, ये सब सारे मिलके एक ही व्यवसाय में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस बिजनेस का जो सबसे हेड होता है आदमी ना, उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कर्ता। हिंदी में भी कर्ता कहते हैं और अंग्रेजी में भी कर्ता कहते हैं। तो हिंदू परिवार, एक ही हिंदू परिवार के सदस्यों द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है लाभ कमाने के लिए, उसे ही हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली के हेड को कर्ता कहते हैं। कर्ता इज अ हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये सारे क्वेश्चनों को बढ़िया से कर लेना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।